नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। दोस्तों, क्या है, जिंदगी के अंदर हमारे कुछ कदम ऐसे होते हैं जो कि हमको जीत दिला देते हैं। और याद रखिएगा, जीवन के अंदर कि जिसने भी भेड़ चाल चली है वो अपने जीवन के अंदर कोई बेहतर मुकाम हासिल नहीं कर सका है, किसी ने इतिहास नहीं रचा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में आप इतिहास रचना चाहते हैं, आप जीवन में बहुत बेहतरीन कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा जो है वो चुनाव करना पड़ेगा एक अच्छे एजुकेटर का। और जैसे आप लोग मेरे साथ में जुड़े हैं तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज से हमारे इस 75 डेज हार्ड चैलेंज की, जिसमें साइंस को हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यही है, मैं आप लोगों को कुछ रूल्स जो है वो बता देता हूं इस 75 डेज हार्ड चैलेंज की। ये जो 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, इस चैलेंज के अंदर अगले 75 दिनों तक, 75 डेज तक, अगले 75 दिनों तक आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है पढ़ाई के अलावा। एब्सेंट नहीं होना है, चाहे फिर कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, कितनी भी आपको परेशानी क्यों ना हो। बस ये है कि अगर आपने पढ़ाई के लिए समय निकाला तो वो बहुत बेहतर होगा। 75 डेज तक किसी चीज को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। घर पर अगर कोई काम बताया जाता है तो आप उसके लिए मना कर सकते हैं। मना करना एक आसान रास्ता होता है उस काम में उलझने से ज्यादा। कोई काम बिगड़ जाए, इससे अच्छा है कि उस काम को मना कर दिया जाए। तो अगले 75 दिनों के अंदर मैं आप लोगों को एक बेहतर इंसान तो बनाऊंगा ही, एक परिश्रमी इंसान तो बनाऊंगा ही, साथ में आप लोग अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। कहते हैं कि अगर भाग्य खराब होता है तो भी इंसान मेहनत के बल पर बहुत कुछ हासिल कर लेता है। सीमा यादव, नमस्ते। सीमा हमारी पुरानी विद्यार्थी है, वापस से जुड़ चुकी है, और इस चैनल के ऊपर उनका विश्वास है और वाकई में बहुत मेहनत की जाएगी। तो 75 डेज के हार्ड चैलेंज के कुछ रूल्स जो है वो पहले आप लोग सुन लीजिए कि आखिरकार इसके रूल्स क्या है। रूल नंबर 1 तो ये है कि अगले 75 दिनों तक आप लोगों को लगातार जो है वो पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति है जो आपकी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, आपको कह रहा है कि ये ठीक है घूमने के लिए चलते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो आपका हितैषी नहीं है, चाहे फिर वो आपको आपका परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी मां के 3 बेटे हैं तो मां उन्हें बराबर प्यार करती है, लेकिन जिस भी बेटे के पास में, जिस भी पुत्र के पास में एक अच्छा स्टेटस होता है या फिर मजबूत इंसान होता है, मां हमेशा विश्वास उसके ऊपर ज्यादा करती है। आप फर्क समझना, तीनों से बराबर प्यार करती है लेकिन विश्वास उसके ऊपर करती है जो कि वाकई में एक मजबूत इंसान है। ठीक है, तो अगर आपको मजबूत बनना है तो वाकई में 75 डेज के हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करो। पढ़ाई तो आपकी होगी ही, सिलेक्शन तो निश्चित है, और साथ ही में आप लोगों को बहुत कुछ जो है वो ये देकर जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 75 डेज तक लगातार हम लोगों को पढ़ाई करनी है। दूसरी बात तो ये है कि आप लोगों को खाना पीना भी बहुत अच्छे से सावधानी से करना है। कैसे? खाने पीने के अंदर आपको फास्ट फूड जो है उसको इंटेक नहीं करना है। फास्ट फूड जब हम लोग लेते हैं, मुझसे एक बार गलती हुई थी कि मेरा यूपीएससी मेंस का एग्जाम था। मेरे पास में एक बार ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है। जब मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से फेल कर गया था, बड़ा दुख हुआ था। बहुत बड़ा सब्जेक्ट था वो। मैं 11 महीने लगातार पढ़ाई करने के बाद भी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं कर पाया था, इतना बड़ा सिलेबस है। फिर मुझे लगा कि यार सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत है, और मैंने फिलॉसफी जो है वो सब्जेक्ट रखी थी। तो अब बेसिकली क्या है, मेरा यूपीएससी मेंस का एग्जाम था, उससे मैंने 2 दिन पहले ही मैंने पिज्जा खा लिया था। एक दोस्त कमरे के ऊपर आया था, मैंने कहा कि कोई भी अगर आपका हितैषी होगा वो आपका बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, बताइए सब कुछ ओके है?
जो भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, सब ओके है? तो कन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि उसने मुझे जब वो पिज्जा खिला दिया, बोले यार कोई बात नहीं, खा ले यार, इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैं चलो यार, अब वो उसका बर्थडे था, मैंने खा लिया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मेरे शरीर ने ज्यादा काम करना शुरू किया, मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसने ज्यादा काम करना शुरू किया और मुझे नींद आने लगी। मैं अमूमन 5 से 6 घंटे ही सोता हूं, 6 घंटे मैक्सिमम, मान लीजिए 7 घंटे थका हुआ हो, है ना। जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तो 1 घंटे पहले ही मैं देहरादून से लौटा हूं, है ना। पूरी रात भर ड्राइव किया है। तो बात यह है कि आप जब थके हुए रहेंगे, आपका शरीर थक जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फास्ट फूड लेने से वो थकेगा और आपको सोने को मजबूर कर देगा। और इसी कारण मेरे उस दिन जो था वो एक दिन पहले मेरा थोड़ा सा खराब हुआ, मैं ज्यादा सोना मैंने शुरू कर दिया वो फास्ट फूड के कारण। तो 75 डेज तक, अगले 75 दिनों तक आपको कोई भी फास्ट फूड इंटेक नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको सुबह सुबह योगा जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आज पहली क्लास है, मुझे कुछ रूल्स, कुछ नियम आप लोगों को समझाने पड़ेंगे। और आप लोगों के लिए ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज पहली बार होगा, मेरे लिए पहली बार नहीं है। मैंने अपने जो और प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इन चैलेंजेस को लिए हैं, 75 दिनों तक लगातार मैंने पढ़ाया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने सक्सेस जो है वो करवाए हैं सेंट्रल लेवल के ऊपर, और ये स्टेट लेवल के अंदर ये आप लोगों के साथ में पहला एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो योग आप लोगों को करना है, कंसंट्रेशन, आपका फोकस जो है वो बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी और आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। मैं रूल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग साइंस को शुरू करते हैं। और देखिए साइंस को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को लिख लिख कर जो है वो पढ़ाऊंगा और आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। जहां पर मुझे पीपीटी की जरूरत पड़ेगी पीपीटी में लगाऊंगा, वैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे खुद के, और वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और बड़े बहुत आसान है, बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा उनको पढ़ के। तो आरबीएससी की जो बुक्स हैं, उन आरबीएससी की बुक्स के आधार पर मैं आप लोगों को ये जो है वो पढ़ाने वाला हूं साइंस को। समय भले ही मुझे लगे, लेकिन मैं काफी अच्छा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है फिजिक्स, एक होता है बायोलॉजी, ठीक है, और एक होता है केमिस्ट्री। क्लियर है? अब बेसिकली फिजिक्स जो है उसके अंदर भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक वस्तुएं पूरे ब्रह्मांड के अंदर हैं, पूरे अर्थ के ऊपर हैं, धरती के ऊपर हैं, ठीक है। तो उसका अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो किस वेग के साथ में गतिमान है, किस पे कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। जीव का अध्ययन जो है वो हम लोग किस में करते हैं, जीव का अध्ययन जो है वो किया जाता है किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। चाहे उसके नर्वस सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन जो सिस्टम है, तंत्र है, उसकी बात करें, तो तमाम जीव के अंदर पशु भी आते हैं, इंसान भी आता है, सब लोग आते हैं, अध्ययन यहां पर होगा। केमिस्ट्री के अंदर रसायनों का अध्ययन होता है। रसायन जैसे पानी भी एक रसायन है, नमक भी एक रसायन है, NaCl, H2O। इसकी थोड़ी सी आदत आप लोग डाल लेना, मैं इसलिए कह रहा हूं। अब आप लोग मुझे साइंस के अंदर अनाड़ी मत समझना, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं फिजिक्स के अंदर, मास्टर डिग्री मैंने की है, मैं लेकिन ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। तो बिलीव रखना, बहुत अच्छा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जिस सब्जेक्ट से शुरू करने वाले हैं वो सब्जेक्ट ही हमारी कौन सी है, फिजिक्स है ना। तो अगले कुछ दिनों के अंदर मुझे लगता है कि लगभग सप्ताह भर हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आरबीएससी की बुक्स के आधार पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसी से मैंने खुद ने सेल्फ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग उससे
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली वो आएंगे, उसको स्किप नहीं करेगा वो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से, और इसको हम लोग कहते हैं हिंदी के अंदर भौतिक विज्ञान। मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूं इस बैच को लेकर, क्योंकि वाकई में क्या है, पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत हैं, है ना, तो लेकिन उसके साथ में विद्यार्थियों को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने वाले और उसका प्रॉपर ध्यान रखने वाले बहुत कम जो है वो शिक्षक हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे। ठीक है, चलिए तो सर जी जी के एमसीक्यू वाली क्लास से सेटिस्फाई नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं, वो हम लोग यूट्यूब की बात यूट्यूब पर करेंगे। एक्चुअली में मैं देहरादून गया था और बस अभी लौटा हूं क्लास से, सुबह पहले पूरे रात भर ड्राइव किया है, अर्जेंट में मैंने उनको सर को लगाया था, है ना, तो थोड़ा सा, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या है? अभी मैंने बताया कि है तो विज्ञान की शाखा। साइंस को 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो विज्ञान की तो शाखा है फिजिक्स, लेकिन अगर हम लोग कहें कि कोई भी द्रव्य है और उसके अंदर ऊर्जा होती है और इनके बीच में कोई ना कोई संबंध है, बोलो सर समझ में नहीं आया, ये द्रव्य क्या चीज है? देखिए, आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो आपके नजदीक ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि या तो ठोस अवस्था में होते हैं, या गैस अवस्था में होते हैं, या फिर द्रव अवस्था के अंदर होते हैं। तो द्रव्य हम लोग किसको कहते हैं? जो कि स्थान घेरता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, द्रव्य हम लोग किसको कहते हैं? जो कि स्थान घेरता है। कि आपने कोई स्थान घेर रखा है? हां, मैं जहां खड़ा हूं वहां पर मैंने स्थान घेर रखा है, आप जहां बैठे हैं वहां पर आपने स्थान घेर रखा है। तो आप क्या है? एक ठोस है। द्रव को किसी पतीले में रख दीजिए, जैसे रात को बारिश आई और बारिश आने के कारण सारे नाले जाम हो गए, घरों के अंदर पानी भर गया। दिल्ली के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बेसमेंट में पानी भरा, 3 बच्चों की मौत हुई। तो वो जो द्रव था, लिक्विड जो था, वो भरा बेसमेंट के अंदर, उसने जगह घेरी, तो बच्चों के लिए जगह नहीं बची, तो क्या हुआ? वो डूब गए। तो द्रव जो है लिक्विड, उसने भी स्थान घेरा। गैस, सिलेंडर के अंदर गैस आती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी हम लोग उसको कहते हैं। और एलपीजी के अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती, याद रखना। जो हम लोग रसोई गैस काम में लेते हैं उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, अगर वो लीक हो जाए तो पता नहीं चले, अगर उसमें कुछ मिलाए ना। तो जो एलपीजी होती है उसके अंदर क्रिप्टॉन गैस मिलाई जाती है, ताकि अगर वो लीक हो तो हमको स्मेल आती है और पता लग जाता है गैस लीक हो रही है। पड़ोस वाली कह देती है, आंटी भाभी आपने गैस जो है वो खुली छोड़ दी है, लगता है बदबू आ रही है वहां से, इस तरीके से, नहीं तो पता ही नहीं लगे। वो एक गंधहीन गैस है, उसमें से गंध नहीं आती है एलपीजी में से। तो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अपना स्थान घेरती हैं, इसलिए हम लोग उसको द्रव्य की कैटेगरी में रखते हैं, द्रव्य की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ठोस हुआ प्लस द्रव हुआ और प्लस गैस हुआ, इन तीनों को मिलाकर हम लोग एक टर्म कहते हैं, और वो कौन सी टर्म है? द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य हम लोग कहते हैं मटेरियल को, चाहे फिर वो मटेरियल, पदार्थ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य को हम लोग, दूसरे अगर मैं आपको कहूं, वो पदार्थ कहलाता है, चाहे वो ठोस, द्रव, गैस अवस्था में हो। और आप देखिए कि हर वस्तु के अंदर ऊर्जा होती है अपनी। जैसे मान लीजिए कि ठोस है, उसके अंदर अपनी ऊर्जा है, गैस है उसकी अपनी ऊर्जा है, ठीक है, और द्रव है तो अपनी ऊर्जा है। तो द्रव्य और द्रव के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
द्रव्य और द्रव के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो द्रव क्या होता है और द्रव्य क्या होता है, तो वो आपको समझ में आ गया। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि फिजिक्स क्या होती है, भौतिक विज्ञान क्या होती है, तो हम लोग एक डेफिनेशन ये कह सकते हैं, लिख लीजिए आप लोग इसको, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके कोई भी नोट्स नहीं देने वाला हूं। वो इसीलिए नहीं देने वाला हूं क्योंकि विद्यार्थी बड़ा ही आलसी होता है। मैं चाहूं तो इसके नोट्स आपको दे दूं, लेकिन नहीं दूंगा। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जैसे लिखा हुआ है मुझे तो केवल सेव करना है, सेव तो रखूंगा लेकिन दूंगा नहीं आप लोगों को। आप लोगों को लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 75 डेज का हार्ड चैलेंज यूं ही नहीं है। एक दिन भी पढ़ाई छूटती है तो आपको डे 1 से शुरू करना पड़ेगा इस कोर्स को, ध्यान रखना। डे 1 से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए 75 डेज का हार्ड होता है। वो हार्ड मतलब कि अगर एक दिन भी हमने पढ़ाई नहीं की तो हमको डे 1 से, पहले दिन से ही वापस से पूरा का पूरा कोर्स पढ़ते हुए आना पड़ेगा उस दिन तक, इसलिए वो हार्ड चैलेंज है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग द्रव्य और ऊर्जा के मध्य संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर है इतना? द्रव्य द्रव्य एक पदार्थ जो कि स्थान घेरता है, द्रव्य पदार्थ जो कि स्थान घेरता है, और स्थान तो घेरेगा ही, साथ में इसका खुद का भार भी रहेगा। स्थान घेरेगा और इसका भार रहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य हम लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ठोस वस्तु आपके पास में है, आपका मोबाइल फोन है जिसपे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आप लोग इसको छू सकते हैं? मैं आपसे पूछूं कि कितना बड़ा है, तो आप लोग बताएंगे कि सर मेरा मोबाइल जो है वो मेरे हथेली के बराबर है, ऐसे बता सकते हैं ना आप लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द्रव्य को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो कि स्थान घेरता है, उसके अंदर भार होता है, और ज्ञानेंद्रियों से, है ना, ज्ञानेंद्रियों से हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, वो द्रव्य कहलाता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है? किसी भी पदार्थ के अंदर अणु और परमाणु जब गति करते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ लीजिए, बेसिक मैं आप लोगों को और आगे बताऊंगा। इतना क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा। अब मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है भार। सर हमने इसके साथ में एक शब्द और सुना है, किसी व्यक्ति ने यह कहा था कि भाई द्रव्यमान भी तो होता है ना, द्रव्यमान भी तो होता है और बोला भार भी होता है। हाँ, बोला यार ये बात तो ठीक है, मैंने भी सुना था। ठीक है, तुम्हारे सर ने बताया क्या? बोले यार हाँ हमारे सर ने बताया है। तुम्हारे ने बताया क्या? बोला हाँ हमारे ने बताया। क्रॉस वेरीफाई करता है विद्यार्थी, हमेशा करना भी चाहिए। वेग और गति के अंदर भी देखा होगा आपने, यार वेग और गति इस तरीके से ये भी देखा होगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसी को क्लियर कर लेते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आपका वजन जो है, आपका वजन, अच्छा इसको मैं कहूंगा वेट, ये है मास। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने नानी के घर गए हुए हैं, नानी के घर गए हुए हैं, आप नानी के जाते हैं तो ननिहाल के अंदर तो मौज ली जाती है, तो आपने वहां पर मौज ली, खूब पकोड़े शकोड़े खाए। घर पे आपका वजन जो 60 केजी था वो नानी के जाने के बाद 62 केजी हो गया, और फिर घर पे आने के बाद फिर से 60 केजी हो जाएगा, क्योंकि घर पे वो माल मिलेगा नहीं, ठीक है। और नानी के तो हमारी चलती है। तो बेसिकली बात क्या है कि द्रव्यमान, अगर मान लीजिए कि आज सुबह मैं घर पर हूं और शाम को ननिहाल पहुंच गया, नानी के घर पहुंच गया, घर पर जो मेरा वजन था वो 78 केजी था, और जब मैं ननिहाल पहुंचा तो वहां पर मैं तुलूंगा तो कितना आएगा वजन? ज्यादा थोड़ा ना आएगा, उतना ही रहेगा, 78 ही रहेगा। तो द्रव्यमान याद रखना, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है ये? द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जो भार है वो अनियत है, और कोई वस्तु अनियत है इसका मतलब यह है कि वो किसी पर निर्भर करेगी, और
जब कोई चीज बदलेगी तो उसके अनुसार ये भार भी बदल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका वजन पृथ्वी के ऊपर अगर 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा बताइए। देखिए, तो अगर आप थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। अगर आपका वजन पृथ्वी के ऊपर 60 केजी है और आप चंद्रमा के ऊपर चले जाते हैं तो आपका वजन कितना होगा बताइए। देखिए, अभी पता लग जाएगा तेलों में कितना तेल है ना। ठीक है, तो द्रव्यमान नियत रहता है और भार निर्भर करता है किसी के ऊपर। बोलिए, ठीक है। चलिए, तो कोई भी वस्तु है उसमें पदार्थ की मात्रा, कोई भी वस्तु है उसमें पदार्थ की जो मात्रा है और पदार्थ की मात्रा है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो नियत होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। भार क्या होता है? निर्भर करता है ना। भार निर्भर करता है, और ये निर्भर किसके ऊपर करता है? अगर आप लोग पूछे कि सर बताइए निर्भर किसके ऊपर करेगा, तो ये निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण के बल पर। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है किसका? पृथ्वी का। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थ की मात्रा के अंदर जो बदलाव, मात्रा में बदलाव नहीं होता है, बेसिकली उसके भार में बदलाव होता है ना? उसके भार में बदलाव होता है। तो पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और आकर्षित करने के कारण उसके जो भार के अंदर यानी कि जो बदलाव आया है उस पदार्थ की अवस्था के अंदर, या फिर हम लोग कहें कि उसके पदार्थ का जो वजन है उसके अंदर जो अंतर आया है, तो वो निर्भर किसके ऊपर करता है? गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। एक कमेंट आया कि बढ़ जाएगा। देखिए क्या है कि अगर मेरा वजन पृथ्वी के ऊपर 60 केजी है तो चंद्रमा पर जाने के बाद वो कितना रह जाएगा? 10 केजी रह जाएगा। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है? पृथ्वी से 1/6 है। 1/6 है ना। तो 1/6 है पृथ्वी पर, अगर जितना भी वजन होगा उसका 6वां भाग कर लीजिए, तो पृथ्वी पर 60 केजी है, इसका 6वां भाग अगर करेंगे तो केवल 10 रह जाएगा। तो 10 केजी ही वजन रहेगा चंद्रमा के ऊपर। 1/10 वजन कम हो जाता है, 1/6 वजन, 6वां भाग जो है वो रह जाता है। लेकिन ये निर्भर किसके ऊपर करा? गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया कि अगर आपका वजन पृथ्वी के ऊपर 60 केजी है तो चंद्रमा के ऊपर कितना होगा? तो वो होगा 10 केजी, क्योंकि वो 6वां भाग होता है। तो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो मैं प्रश्न जब पूछूंगा आप लोगों से तो ये पूछूंगा कि अगर आपका भार पृथ्वी के ऊपर 60 केजी है, चंद्रमा पर कितना भार होगा? मैं द्रव्यमान नहीं कहूंगा, मैं भार कहूंगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदल रहा है। क्लियर है इतना? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? सुलेखा, सीमा, बताइए, क्लियर है? गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली के अंदर आप लोगों को ये बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। चले आगे। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, इस वाले पोर्शन को। मैं कुछ नीचे लिखने के लिए ये जगह चाहिए। मैं भी वेग और गति में भी अंतर बताऊंगा आप लोगों को, है ना। अब देखिए क्या है, एक फॉर्मूला है, W बराबर mg। W बराबर क्या होता है? mg होता है। बोला सर समझ में नहीं आ रहा है। बोला मैं समझा रहा हूं ना, मैं हूं ना यार यहाँ पे, घबराइए मत। आपको एक ही चीज में बारीकी समझाऊंगा। ये जो W लिखा हुआ है ये होता है वेट, यानी कि भार हम लोग कहेंगे। आप हिंदी में याद रखिए, द्रव्यमान और भार। भार बराबर, अब देखिए आपको W निकालना है, भार अगर निकालना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि M, आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, और उसको हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो G मतलब
ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, तो हम लोग ये कहेंगे वो है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण से हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, भार निकल जाएगा, जो कि हम लोग यहां पे निकालना चाह रहे थे। तो मैंने क्या कहा कि भार किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। अगर हमको किसी भी वस्तु का भार निकालना है तो उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका भार निकल जाएगा। क्लियर है इतना? अच्छा, तो भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण बल। सीमा ठीक है, बोलिए। जी सर, ओके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर करता है, और इसको हम लोग एक इजी टर्म में गुरुत्वीय त्वरण नाम से कहते हैं। ये जो जी है इसको गुरुत्वीय त्वरण के जो है त्वरण के नाम से हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो भार का मान परिवर्तित हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर करेगा, द्रव्यमान नियत रहता है, पदार्थ की जो भी मात्रा होती है वो द्रव्यमान कहलाता है और हमेशा नियत रहता है। आपका वजन आपके घर के ऊपर 70 केजी है, ननिहाल चल जाएंगे तो भी वहां पर 70 केजी ही मिलेगा। लेकिन अगर आप पृथ्वी के ऊपर अपना वजन लेंगे और वो 60 केजी है, तो चंद्रमा पर जाने के बाद वो कितना रह जाएगा, बोलिए? 10 केजी रह जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बदल चुका है, इसीलिए वो भार के अंदर काउंट होगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो हमने शुरुआत से क्या पढ़ा मैं आपको बताता हूं एक बार। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। जीव का अध्ययन होता है बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री में रसायनों का अध्ययन होता है, H2O, NaCl, बहुत सारे हैं, H2SO4, ठीक है। और साइंस हम लोग आरबीसी की बुक्स के आधार पर पढ़ रहे हैं, सटीक मैं पढ़ाऊंगा, कहीं पर कोई भी आप लोगों को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिजिक्स को हम लोगों ने सबसे पहले टच किया है, भौतिक विज्ञान कहते हैं, और भौतिक विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव्य और ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जो कि स्थान घेरता है, जिसका खुद का कोई भार होता है, द्रव्य जो स्थान घेरता है, खुद का कोई भार होता है, और जिसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों काउंट होते हैं, वो द्रव्य कहलाता है, ठीक है। अब जब हम लोग द्रव्य को पढ़ रहे थे तो मैंने एक टर्म आप लोगों के लिए लिखी कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, पदार्थ की मात्रा, कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा द्रव्यमान कहलाती है और वो नियत रहेगा। भार अनियत रहेगा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, बदलता रहेगा, ठीक है। और वो बदलता किसके हिसाब से? गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से, गुरुत्वीय त्वरण। इसके लिए फॉर्मूला है W बराबर mg, ठीक है। और g क्या है? वो उसका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के अंदर जो है मापते हैं। इसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण, बोलिए, ठीक है। तो वेट और मास में डिफरेंस होता है। अब आप लोग हेडिंग लगाइए आगे, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। अगली टर्म जो है वो लगाइए आप लोग, भौतिक राशियां। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, बिल्कुल सीमा 10 केजी ही वेट होगा चंद्रमा पर जाने के बाद, क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो 1/6 हो जाता है। जैसे हमने फॉर्मूला में देखा था ना अभी, देखिए पृथ्वी के ऊपर इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? 9.8, याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है ये, अप्रोक्सीमेटली 10, लेकिन एग्जैक्ट नंबर देखें तो 9.8 होता है। और थोड़ा सा लमसम देखें, 10 केजी हो 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहां पर जी का मान 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे देखिए, आपका पृथ्वी के ऊपर द्रव्यमान कितना था? 60 था, ओके। और फिर अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल जो कि चंद्रमा के ऊपर कितना है? पृथ्वी का 1/6 है, जब इससे करेंगे तो ये कितना से कटेगा? 10 से कटेगा, तो चंद्रमा पर आपका भार कितना आ जाएगा? 10 केजी आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग को लॉजिकली जो है वो सोचना है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान के अंदर, इसी के अंदर चल रहा है ये, है ना, वो है भौतिक राशियां, ठीक है। चलिए सर, नोट्स लिखवाना भी है, लिखते चलिए आप इस तरीके से, मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा, मैं बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों के सामने यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। आप इसी तरीके से इसको लिखते चलिए। मैं डेफिनेशंस बोल रहा हूं, आप पहले उसको सुनिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। मैं आपको, जैसे पिछली बार तो मैंने पीडीएफ दी थी आप लोगों को, इस बार नहीं दूंगा, मैं लिखते हुए पढ़ाऊंगा आप लोगों को,
और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में लिखते चलें, है ना। चाहे मैं आप लोगों को आप कहेंगे तो मैं एक मिनट के लिए रुक जाऊंगा और आप लिख लेंगे, तो आप लोग खुद के नोट्स बनाइए। लिखने से आपका दिमाग जो है वो प्रेजेंट रहेगा वहां पर, तो आप बेहतर ढंग से याद कर पाएंगे। भौतिक राशियां देखिए, बोलो। भौतिक राशियां बेसिकली क्या है वो सुनिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कुछ प्रश्न, अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो वो उस प्रश्न के अंदर लगाएगा कितना, कहां, ऐसे शब्द हम लोग यूज लेते ना, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कितना और खाएगा, है ना, कितना और खाएगा। तो बेसिकली कितना, कहां, ये जो क्वेश्चनिंग होती है ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं किसके अंदर, भौतिक राशियों के अंदर। मैं पूछूंगा कि आपसे कि आपका वजन कितना है, आपकी लंबाई कितनी है, आपके बाल कितने हैं, गिन नहीं पाओगे। लमसम बता दो सर मेरे तो 2 लाख बाल हैं, रोजाना 10,000 झड़ते हैं, है ना, ठीक है, लेकिन मैं फिर थोड़े दिनों में गंजा हो जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि जिस रफ्तार से बाल झड़ते हैं उसी रफ्तार से बाल उगने की भी जो है वो रेट रहती है। 10 बाल अगर रोजाना के झड़ते हैं, 10 बाल आपके उगते भी हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन गंजा कहां पर होता है, जहां पर कि 20 बाल झड़ रहे हैं और 5 ही उग रहे हैं। और वो 5 क्यों उग रहे हैं, 5 ही क्यों उग रहे हैं, क्योंकि आपको पोषण नहीं मिल पा रहा है। आप न्यूट्रिशन जो फूड है, पोषक जो वस्तुएं हैं वो नहीं खा रहे हैं, इसीलिए फिर आपके जो बाल है, जैसे देखिए इधर ये उड़ चुके हैं हमारे, है ना। लेकिन हेरिडिटी भी होती है कोई चीज, वंशानुगत। तो बेसिकली ये जो प्रश्न है जब आते हैं तो हम लोग उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछूं आपकी लंबाई कितनी है, आप क्या कहेंगे, 5 फीट है। तो कोई ना कोई आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए पता चला ना कि यार फीट में मैं बोलूंगा, मीटर में मैं बोलूंगा, इस तरीके से। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अदिश राशि, ध्यान रखना, अदिश राशि, और एक होती है सदिश राशि। ध्यान रखना जीवन के अंदर कि आप की नैया अगर डूब रही है तो कोई बचाने नहीं आएगा। दूर से खड़े होके केवल उस नाव के डूबने का तमाशा देखेंगे और कहेंगे कि बचाओ बचाओ बचाओ, कोई इसको बचाओ, खुद नहीं बचाएंगे वो। ये दुनिया है, इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल, ठीक है। तो अदिश राशियां जिनकी कोई दिशा नहीं होती है, ध्यान रखना, दिशाहीन या दिशा पता ही नहीं कर सकते हैं, है ना, दिशा नहीं होती है। और सदिश की क्या होती है, दिशा होती है, बस सिंपल सा है, दिशा होती है। सदिश की जो है वो दिशा होती है और अदिश की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब सुनिए आप लोग, अदिश क्या होता है। अदिश होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी राशि है, कोई भी, अगर हम लोग कह रहे हैं कि यार मेरी लंबाई 5 फीट है ना, तो सीधा हम लोग इसमें रिजल्ट की बात करेंगे। मेरी मेरी लंबाई 5 फीट है, तो ये फिट क्या है, ये एक परिमाण होता है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है कि दीपक सर की जो लंबाई है वो दक्षिण से पूर्व की ओर 6 फीट है। अच्छा, मेरी हाइट जो है वो 6 फीट ही है, तो दीपक सर की जो लंबाई है वो दक्षिण से पूर्व की ओर 6 फीट है और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 फीट है, ऐसा थोड़ी कहेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है, जब हम लोग केवल एक टर्म के अंदर व्यक्त कर देते हैं या फिर हम लोग कहें कि केवल एक ही टर्म की आवश्यकता होती है, तो जो अदिश राशियां होती हैं उनमें परिमाण की आवश्यकता होती है। रिजल्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट्स की बात करता है, परिमाण की आवश्यकता, जैसे 6 फीट वो परिमाण है। लेकिन सदिश जो राशियां होती हैं उसके अंदर परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ अन्य भौतिक राशियों की भी सहायता ली जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि वो, हम लोग क्या कहते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, एक अर्जेंट कॉल है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण तो जरूरी होता ही है,
है ना, लेकिन दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। क्या? दिशा तो है ही, और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं समझाता हूं आप लोगों की परिमाण क्या चीज है, आप लोगों को समझ में नहीं आता। दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, यहां पर केवल एक चीज की। अब इसके एग्जाम्पल सुनिए आप लोग, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग सुनिए, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग सुनिए। अदिश, मान लीजिए कि मैं कहूं कि ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। फिर समय, मैं कहूं 5 बजे हैं, उसमें दिशा थोड़ी आ सकता है कि 5 बजे है पूर्व दिशा में, ये थोड़ी कहेंगे, है ना। 6 बजे हैं दक्षिण दिशा में, नहीं, 5 बजे हैं, अभी सीधा कहेंगे। ऊर्जा, समय, दूरी, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं पश्चिम दिशा में, एक ट्रेन जो है वो पश्चिम दिशा के अंदर पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो ये क्या है? उसका वेग है। तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है, जिसको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता पड़ी कि एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर 80 किलोमीटर की रफ्तार में जा रही है। तो लिख दीजिए इसके अंदर वेग है, विस्थापन लिख दीजिए, है ना, वेग लिख दीजिए, विस्थापन लिख दीजिए, बल भी लिख सकते हैं। बल भी एक दिशा में होता है कि मैं, जैसे मान ली कोई वस्तु है, इसके जो है वो बल लगा रहा हूं पूर्व दिशा के अंदर, मुझे मुझे इसको पूर्व दिशा में खिसकाना है, इसलिए पूर्व दिशा में मैं खिसका रहा हूं। तो ये क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, याद रहेगा। तो वेग, बल, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। और अगर हम लोग बात करें ऊर्जा, समय, दूरी, घनत्व, किसी कोई दिशा नहीं होती है, वो सब किस में आती है? अदिश राशि में आती है। लेकिन ये सब जो सदिश और अदिश की बात हम लोग कर रहे हैं, ये काम में आती है आपके कहां पर? भौतिक विज्ञान के अंदर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। बोलो, यहां तक क्लियर हो तो बोलिए। ठीक है, बोलिए, जल्दी बताइए। सीमा, सुलेखा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि मैं कहूं कि आज दूध वाला जो है वो दूध देने के लिए आया था सुबह, और उसने जो है वो 5 लीटर मुझे जो है पतीले में दूध देकर वो चला गया। तो 5 लीटर दूध जो है उसने मुझे दिया, है ना, और मैंने पतीले में ले लिया। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि दूध वाला आया था और वो 5 मीटर दूध मुझे दे के गया। जब मैं ये कहूं कि दूध वाला आया था और 11 दूध दे के गया, क्या डिफरेंस है? देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए। मैंने जब आप लोगों को कहा कि दूध वाला आया और वो दूध देके गया 5 मीटर, आप क्या कहेंगे? बावड़ा हो रहा है, 5 मीटर को दूध होता है? बोलेंगे ये नहीं नहीं, ये गलत इस्तेमाल किया है। आप क्या बोलेंगे? कितना लीटर देके गया है। तो जो मात्रक होता है उसका सही यूज आपको आना चाहिए। जैसे हमारे मामा जी का एक लड़का है, वो जब कपड़ा लेने के लिए दुकान दुकान पे गया, उसको पता नहीं था कि कितना कपड़ा लेना है। बस वो एक शायद कोई ब्लाउज पीस वगैरह उसको कुछ लेने के लिए भेजा था, वो उसकी उम्र भी कम थी। तो जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसने दुकानदार से कहा कि अंकल, मम्मी ने कह के भेजा है, 1.25 मीटर कपड़ा दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 1.25 मीटर कपड़ा दे दीजिए। दुकानदार आश्चर्यचकित, बोले यार 1.25 मीटर, ये कौन सी यूनिट आ गई भाई? कैसे दूं मैं इसको 1.25 मीटर कपड़ा? सवा भी लगा दिया, या तो 1.25 मीटर बोल दे या 1.5 मीटर बोल दे, दोनों साथ बोल दिया 1.25 मीटर कपड़ा दे दो। मतलब वो कंफ्यूज, बड़ा गंभीर, गिर गंभीर सोचनीय विषय। दूध वाला आया, दूध देकर गया, मम्मी ने पूछा कितना दूध दिया इसने? मैं क्या बोलूंगा? 5 जो है मीटर दूध दे दिया इसने। बोला यार ये, बोले एक काम कर, शाम को आज दवा लेके सोना, है ना, फिर तबीयत ठीक हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि हमको सही मात्रक का प्रयोग आना चाहिए। दूसरी बात, मात्रक होना ही चाहिए, ये भी तो बात है। बिना मात्रक के हम लोग पहचान नहीं सकेंगे 11 क्या है। 11 क्या क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है? 11 लीटर क्या दूध दूध है?
तो हम लोग क्या है समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमको किसी भी पदार्थ को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है, और मात्रक भी कैसा होना चाहिए, सटीक मात्रक होना चाहिए। मात्रक कैसा होना चाहिए, सटीक मात्रक होना चाहिए। अब मैं आपसे कहूं 5 मीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 kg। अब ये क्या है, ये आप इसको दूसरी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तरीका तो यही आएगा। तो हम लोग जब भी मात्रक को लिखते हैं तो हम लोग ये इसमें लिखेंगे कि हेडिंग लगाइए मात्रक, और मात्रक के लिए लिखते हैं कि किसी भी पदार्थ को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसको मापने के लिए, किसी भी पदार्थ को, ऐसे लिखिए, किसी भी पदार्थ को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। और मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। प्रोड्यूस किया हमने, निर्भर करता है किसी और के ऊपर। तो अभी हम लोग जो लिख रहे थे, जैसे 5 किलोग्राम, 10 मीटर, क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है, बोलो, मूल मात्रक समझ में आया। तो जैसे मैं आप लोगों से ये कहूं कि मूल मात्रक जो है, जैसे मैंने कहा कि 10 kg, 5 मीटर, इतना फीट, तो क्या जब मैंने इस मात्रक को व्यक्त किया तो मुझे क्या किसी और मात्रक की आवश्यकता पड़ी, नहीं। तो मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए किसी और मात्रक की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं। किलो केजी एक में लिख देंगे। लेकिन जब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो इसमें लिखते हैं अन्य मात्रक की आवश्यकता, अन्य मात्रक की आवश्यकता। क्लियर है। कैसे मैं कहूं आप लोगों से, अन्य मात्रक कैसे, मीटर प्रति सेकंड, बोलिए, दो मात्रक आ गए। मैं पूछूं आपसे कि किसी वस्तु का वेग कितना है, तो आप क्या कहेंगे, वेग है 50 मीटर प्रति सेकंड। तो एक मात्रक के साथ में दूसरा मात्रक आ गया, अन्य मात्रक की भी आवश्यकता होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, व्युत्पन्न मात्रक हम लोग कह देते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कह देते हैं। बोलिए, ठीक है, इतना, कोई परेशानी, कोई, ठीक है। तो इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे वेग हो गया, क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, ये सब किस में आते हैं, है ना। इन सबको व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न, जैसे मीटर क्यूब आता है ना, मीटर क्यूब, इस तरीके से। तो ये वेग, क्षेत्रफल, ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं इन सबके। और मूल मात्रक होते हैं कुछ इस तरीके। बोलिए, ओके, चलिए। अब आप कई बार ये कहते हैं कि सर, मैं अगर जब लंबाई की बात करता हूं, मैं जब लंबाई की बात करता हूं, है ना, मैं लड़का हूं, लड़की वाले मुझे देखने के लिए आएंगे, तो जब मुझसे पूछेंगे कि जनाब आपकी लंबाई कितनी है, मैं कहूंगा साहब मेरी लंबाई जो है वो कितनी है, 6 फीट है। बोले ठीक बात है। बोला जब हमने कोई पुलिस का फॉर्म भरा, पुलिस का फॉर्म भरा या किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि आपकी लंबाई सेंटीमीटर में बताओ।
तो कहा कि सर मेरी लंबाई जो है वो 183 सेंटीमीटर है। बोलो सर लंबाई तो पूछ रहे थे, लेकिन फिर आपने अलग अलग कैसे बताई? सेंटीमीटर में बता दी, यहां पर फीट में बता दी, है ना। कोई मीटर में भी पूछ लेगा कि बोलो कितनी मीटर लंबाई है ना। मैं करूंगा कि कितनी हो जाएगी, लगभग 2.6 मीटर जो है मेरी लंबाई है। बोलो सर मीटर में भी कह रहे हो लंबाई को, सेंटीमीटर में भी कह रहे हो, फीट में भी कह रहे हो, करें तो क्या करें? ये दुख काय खत्म नहीं होता बे, समझ रहे आप लोग? इंसान की जिंदगी के अंदर कभी भी शांति नहीं होती है, कोई ना कोई चीज आगे से आगे चलती रहती है, ठीक है। तो तो बेसिकली क्या है, ये सब क्या है, ये पद्धतियां हैं। अगर मैं कहूं कि जहां पर हम लोग फिट को मेजर कर रहे हैं, ये एक एफपीएस पद्धति है, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। अगर हम लोग सेंटीमीटर को कहें तो ये है सीजीएस पद्धति, अगर मीटर में कहें तो ये है एमकेएस पद्धति। बोलो क्लियर है? तो तीन पद्धतियां होती हैं किसी भी मात्रक के लिए, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकंड। केक लेके आते मार्केट से, क्या पूछता है, कितने पाउंड का देना है जनाब, कितने पाउंड का देना है? 1 पाउंड का दे दो, मेहमान कम है ना, मेहमान ज्यादा है, 2 पाउंड का दे दो। पाउंड में हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो ये हम लोग जब फ्रांस वगैरह में जाते हैं तो फिर वहां पर कौन सी पद्धति काउंट होती है? एफपीएस। ब्रिटेन चले जाइए, सीजीएस के अंदर काउंट होगी। ब्रिटेन चले जाइए, किसमें काउंट होगी? सीजीएस के अंदर काउंट होना शुरू हो जाएगी, है ना। ब्रिटेन चले जाइए, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, अच्छा ऐसे कर लीजिए इसको, एफपीएस यहां पर और ये सीजीएस यहां पर, ऐसा। एफपीएस ब्रिटेन के अंदर, सीजीएस फ्रांस के अंदर। भारत के अंदर कौन सी पद्धति है? अमूमन हम लोग भारत के अंदर जनरलाइज वे में एमकेएस अधिकतम काम में लेते हैं, लेकिन एमकेएस का भी एक विकसित रूप है जिसको हम लोग कहते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर मतलब एक तो लंबाई का, दूसरा एक वजन का, तीसरा एक समय का मात्रक। तीन हमने यहां पर ले लिए हैं, ठीक है, ओके। तो एमकेएस बेसिकली क्या होता है? एमकेएस का ही व्युत्पन्न रूप जो है वो क्या है? एसआई पद्धति है। एसआई फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। एसआई की भी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यूएनआईटी, यूनिट, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ऐसा एक ऐसी पद्धति है जो कि हर देश के अंदर चलती है, केवल भारत में नहीं, हर देश में। तो वो एमकेएस का एक क्या है? वैश्विक पद्धति है। एमकेएस से ही वो परिवर्तित होके आई है ना। और इसके अंदर, एमकेएस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एसआई के अंदर, एसआई के अंदर 7 इसके मूल मात्रक हैं। 7 क्या है? मूल मात्रक है। इसके क्या है? 7 मूल मात्रक होते हैं। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, है ना, समय है, तापमान, विद्युत धारा, बल, है ना, ये सब इसी के अंदर आते हैं लेकिन केवल आप याद रखिए कि एसआई जो है वो एक वैश्विक पद्धति है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब मान लीजिए कि मैं कहूं कि आपको दूरी जो है वो मेजर करनी है, दूरी जो है वो मापनी है। तो मैं अगर आपको दूरी मापने के लिए कहूं तो आप मीटर में भी माप देंगे, फीट में भी माप देंगे, है ना, एमएम में भी आप लोग मेजर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें कि दूरी के कौन कौन से मात्रक होते हैं, तो दूरी के भी अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एयू मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक हम लोग कहते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष, कितने प्रकाश वर्ष दूर है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। बोलो क्लियर है?
प्रकाश वर्ष क्या है? ठीक है, वो दूरी का मात्रक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, और जितने भी जैसे दूरी है, लंबाई है, इसके कुछ मात्रक बताऊंगा मैं, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारी ये पहली क्लास थी। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मैं रोजाना आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ी मैंने स्पीड कम रखी क्योंकि मैं शुरुआत के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से चलने वाला है। एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, उसके अंदर 75 डेज हार्ड चैलेंज के रूल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे 75 दिनों के अंदर ये रूल्स फॉलो करने। ठीक है, बोलो यहां तक कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एक बार चेक कर लेता हूं। बोलिए कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, पढ़ाने में, समझने में कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। पढ़ाने में या समझने के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट्स के फॉर्मेट के अंदर आप लोग बदलते चलिएगा, उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए तो फिर तो मिलते हैं पार्ट बी की क्लास के अंदर, और डेली आप लोगों को लाइव क्लासेस लेनी है। अच्छा, एक निर्देश आप लोगों के लिए और है। एक निर्देश आप लोगों के लिए यह है कि आप सुबह 9 से 10 के बीच में, है ना, 9 से 10 के बीच में या 9 से 11 के बीच में, है ना, यानी कि 11 बजे पहले पहले, 11 बजे पहले पहले आप लोग ऐप के ऊपर आकर जो लाइव क्लासेस लगी हुई हैं आपकी, उसके टाइमिंग्स चेक कर लें कि वो किस टाइमिंग पर होने वाली है। कई बार क्या होता है कि कोई क्लास अगर लेट छूटती है तो टाइमिंग उसकी चेंज कर देते हैं। तो जब भी आपको मुझे मैसेज करके नहीं पूछना है आज क्लास कितनी बजे है, आज क्लास कितनी बजे है, ये नहीं करना है मुझे मैसेज। आप ऐप के ऊपर जाइए, वहां पर लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्ट्रीमिंग पर लगी रहती है, उसमें टाइम देखिए, डेट देखिए, और उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगले 75 दिनों के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आप लोग सिलेक्शन के लिए जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं अपने आप को। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।